नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो साधारण लोग उससे बचने के लिए सुरक्षा के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन साहसी और हिम्मत वाले लोग उस मुसीबत का मुकाबला करते हैं और समाज को एक नई राह दिखाते हैं। ऐसे ही एक खास युवा हैं विजेंद्र सिंह, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान घर में दुबक कर बैठने की बजाय पीड़ित जनता के दुख दर्द को बांटने और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए पेशे से अध्यापक विजेंद्र सिंह ने 73 दिन तक 12 राज्यों की हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा की, वो भी अकेले एक छोटी सी बाइक पर। विजेंद्र जी, एक मुलाकात के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी और सारी दुनिया चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुक्रिया जी। विजेंद्र जी, सुनसान रास्ते, अनजान लोग और बिना मंजिल के हज़ारों किलोमीटर की लंबी यात्रा, आखिर इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? असल तमाम दर्शकों को और आपको पता है कि लंबा लॉकडाउन चला, परंतु लॉकडाउन के दौरान भी मैं लगातार ड्यूटी पे जा रहा था, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया थी पहले नहीं थी स्कूलों के अंदर, तो वो डेवलप करनी पड़ी, तो उसमें मेरा समय लग रहा था। परंतु जुलाई स्टार्ट होते होते स्कूल ने जैसे बाकी स्टाफ को रिलीव किया था, तो फिर मुझे भी रिलीव किया। उसके बाद मैंने कुछ किताबें लगातार पढ़ी और किताबें पढ़ते पढ़ते भी एक बोरियत सी आने लगी और लगा कि क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है घर के अंदर रहना, बंद रहना, तो लगा कि कहीं बाहर जाना चाहिए। परिवार से बात की तो परिवार, जो कि तमाम लोगों का ही नज़रिया था कि बाहर कोई दैत्य खड़ा है कोरोना नामक, वो बाहर निकलते ही पकड़ लेगा, तो ना जाया जाए। तो मैं भी असहाय होकर उनकी दलीलों के सामने चुपचाप बैठ जाता और आगे नहीं बात बढ़ाता, परंतु वो अंदर पड़े पड़े जो है फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हुआ। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमिताभ बच्चन जी को बाहर सामान लेने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता, जबकि विजेंद्र या आम आदमी को जो है लगातार बाजार से कुछ लेके आना पड़ता है। मतलब जब अमिताभ जैसे बड़े आदमी को, जिनके पास सुरक्षा के तमाम साधन उपलब्ध हैं, तो उनको हो सकता है, तो मुझे तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो मैंने ये दलील परिवार को दी। दूसरा जो है साथ के साथ है कि भाई मीडिया ने दिखाया कि अमिताभ बच्चन अब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई। तो मैंने परिवार को कहा कि इस अमिताभ बच्चन की तो दिखाई जा रही है, परंतु जब मुझे होगा तो मुझसे कितना ही आप लोग प्यार करते हो, तो मेरे को एक कमरे में बंद कर देंगे, खाना भी नीचे से पकड़ाएंगे, तो वो प्यार जो है आपका धरा रह जाएगा। इसकी बजाय जो है मुझे जनता के बीच जाने दिया जाए, मुझे अपना काम करने दिया जाए। कोरोना होगा तो देखी जाएगी, नहीं होगा तो भी देखी जाएगी। तो उस दलीलों में, दोनों ही दलीलों में तो मुझे एक हल्की सी हामी मिली और मैं उठा करके बैग निकल पड़ा अपनी इस यात्रा पे। जी, तो हाँ जी, प्लीज़, कब से कब तक और ये वो यात्रा जो है, जब मैं निकला तो मुझे तय नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि बहुत लंबा समय लग गया उस जद्दोजहद में। तो मैं राजस्थान की तरफ मुंह हुआ मेरा, पर लगभग 25-30 किलोमीटर चलने के बाद अंदाजा हुआ कि मैं उधर क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रवासी मजदूर तो अभी जो है बिहार की तरफ गए हैं और वो भी पैदल चल के गए हैं। महिलाएं, लड़कियां जो है खरीद करके बिहार झारखंड की तरफ से लाई जा रही हैं। तो पहले जा करके वहाँ देखा जाए कि ऐसी क्या लोगों की मुसीबतें हैं कि उनको हरियाणा या पंजाब में काम करने के लिए आना पड़ता है या फिर अपनी बेटियों को बेचना पड़ता है। तो चुनाव भी नज़दीक है, तो लोगों के बीच में जाकर के कुछ मुद्दे तय करवाए जाए ताकि वो अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सके। तो 26 जुलाई को मैंने ये यात्रा शुरू की और वो मेरी बाइक जो है CD डिलक्स हीरो होंडा की है और 12 साल पुरानी है, 2008 मॉडल। उस पे ही मैं अपने 2 बैग लेकर के, जिसमें एक में लैपटॉप था और दूसरा जो है कपड़े मैंने डाले जो भी ज़रूरी थे जी, और निकल पड़ा। और जब निकला हूँ तो दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा के विशाखापट्टनम पहुँच के फिर मैंने यू टर्न लिया है और फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का नागपुर इलाका करते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान होकर वापस आ गया हूँ। तो ये रूट जो है एक तरीके से रहा, परंतु जब अब रूट को देखता हूँ तो 12 राज्य हो गए। परंतु जब शुरुआत मैंने की थी तो क्योंकि छोटी बाइक के प्रति तमाम लोगों का नजरिया यही था कि भाई ये ज़्यादा लंबी नहीं जा पाएगी। मुझे भी जब मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे देखता था लोगों को कि भाई वो हाईवे या बुलेट पे निकलते थे, तो मुझे भी लगता था कि हाँ चलो मैं यूपी बिहार तक जाएंगे, बट वो बाइक लगातार साथ देती चलेगी और मैं इस
जो सफ़र पे आगे बढ़ता चला गया। आकर्षण, शुरुआती आकर्षण यही जो आपने बताया उससे लगता है कि ये था कि जो यहाँ पे कामगार आए हुए थे, जो मजदूर आए हुए थे, उनका जनजीवन क्या है, वो क्यों आते हैं और फिर वहाँ जाके वो क्या करेंगे, उन पे क्या बीत रही है, कैसी जिंदगी है, मतलब इसको समझने का, इसके प्रति एक आकर्षण था। ये आकर्षण था कि भाई ऐसी क्या मजबूरियां कि अपना घर बार छोड़ करके इतनी दूर आना पड़ता। अभी तक हम आम आर्मी के जवानों को देखते थे कि भाई वो आते हैं, मतलब वहाँ पे फिर कुछ दिन घर रहते हैं, फिर ज़्यादातर समय बॉर्डर पे रहते हैं, बट वो एक ड्यूटी है। परंतु घर बार छोड़ के मजदूरी करने के लिए इतनी दूर आना, वो भी आधुनिक दौर में, और जब नारे दिए जाते हों शाइनिंग इंडिया के, इनक्रेडिबल इंडिया के, उस दौर में जो है इतनी दूर आके काम करना। और तब जब मनरेगा जैसी स्कीम कानून है कि भाई आपको पड़ोस में ही काम मिल सकता है, तो इसलिए वो एक आकर्षण था। जी जी जी। तो ये कुल कितने दिन रहे आपके? कुल 73 दिन का ये सफ़र रहा। और इन 73 दिनों में एक तरीके से जो खान पान है, लोगों का रहन सहन है, लोगों की रोज़मर्रा की जो हालात हैं, उनको बहुत बारीकी से एक तरीके से देखने का मुझे मौका मिला। और क्योंकि मैं और जो भी बाकी लोग देखने वाले थे उन तमाम को भी यही था कि रायपुर, जयपुर, भुवनेश्वर, यानी कि बड़ी जो सिटीज़ है उनमें जाना आसान है, और लोग घूमने जब जाते तो इन्हीं एरियाज़ में जाएंगे या फिर पहाड़ी इलाके में जाएंगे। परंतु गांव-गांव जाना एक तरीके से मेरे लिए नया था, एडवेंचर्स था, उन चीज़ों को जानना, समझना, और बहुत मज़ा आया जब मैं लोगों। कितने किलोमीटर चले आप? मैं लगभग जो है ये 7800 किलोमीटर मैंने कवर किया। 7800 जी, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो छोटी सी बाइक पे। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो समतल एरिया, लगता तो ऐसा है कि वो पूरा समतल इलाका होगा, क्योंकि उसको इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता कि वो पहाड़ी इलाका होगा या कुछ और होगा। परंतु यकीन मानिए कि जैसे ही मैंने यूपी क्रॉस किया है, चंदौली से आगे लगभग जो है पहाड़ी इलाका आना शुरू हो गया है। और फिर बरसात का सीजन, फिर उसमें साथ में जो है जंगली इलाका, उन तमाम ने मिलकर के एक एडवेंचर्स जो है पूरी इस जर्नी को बना दिया। और मैं इसमें घुसता चला गया। मैं बेखौफ चल रहा था, परंतु जब देखने वाले थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको डर एक तरीके से महसूस हो रहा था कि अकेला लड़का कहाँ फंस गया। जी। तो आपने बताया कि 7800 किलोमीटर, 12 राज्य, तो आप गांव-गांव तक गए? कितने गांव तक, कितने शहरों तक पहुंचे? मैंने इसमें जो है 12 राज्य तो कवर किए ही, साथ में 84 जिले जो है मैंने कवर किए, और 930 गांव जो है वो इसमें कवर हो गई। क्योंकि मेरा इरादा जो मीटिंगें करने का था, लोगों को मिलने का था, वो शहरी इलाकों में नहीं था, मेरा था ग्रामीण इलाकों में जानने का। क्योंकि शहरी जो इलाका है वो एक जैसा ही है पूरे देश के अंदर अगर हम जाएंगे तो। परंतु जो गाँव हैं, तो गांव, क्योंकि जब मैं हाईवे पे था तो हाईवे पे अलग तरीके के गांव थे, और दूर इलाकों में निकलते थे तो अलग तरीके के गांव थे। यानी कि हाईवे के आसपास वही शहर वाली चकाचौंध, अच्छे ड्रेसअप, अच्छे जो है उनके घर, परंतु जैसे ही दूर जाएंगे तो वो कपड़े भी उनके शरीर पे कम, और जो है घरों की हालात भी बहुत दयनीय है। तो आप बिल्कुल इंटीरियर तक गए? हाँ बिल्कुल, इस सफ़र के दौरान मुझे बहुत गहराई में जाने का मौका मिला। जी। विजेंद्र जी, आपका दिनचर्या क्या रहती थी? दिनचर्या मैं सुबह, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मुझे आदत थी जल्दी उठने की, और इस सफ़र में भी वो निरंतर बनी रही कि भाई मैं सुबह जल्दी लगभग 5 सवा 5 बजे उठ जाता। उसके बाद फ्रेश होकर के मैं निकलता मॉर्निंग वॉक के लिए, और जहाँ कहीं पहाड़ दिखाई देता तो पहाड़ पे मैं चढ़ता, पक्का ही चढ़ता। लोगों में मना भी करता कि भाई मत चढ़िए, फिसलन है बरसात की वजह से, परंतु मुझे लगता कि नहीं, चढ़ना ही चाहिए। और उसमें जो है भित्ति चित्रों को देखने का मुझे मौका मिला एक पहाड़ पे। तो पहाड़ बुलाते हैं तो रुक नहीं सकते जी। दूसरा साथ के साथ ये है कि भाई जब मैं गांव में जिसमें भी होता तो तब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता, तो लोगों में एक आकर्षण होता कि भाई ये नया युवक कौन है और सुबह सुबह कहाँ टहल रहा है। तो एक बातचीत का जो है मंच बन जाता, वो आपसी जो है चीज़ें। तो वो पूरे दिन में जो मैं करता उससे ज़्यादा जो मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत होती वो उससे ज़्यादा बड़ी रहती। बिल्कुल सही बात है कि जब औपचारिक बात आप किसी से करते हैं तो वो वही बताते हैं
जो उनको बताना होता है, जो दिखाना होता है। जी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आदमी दिमाग में रखता है, मन की बात नहीं कहता। मन की बात। लेकिन जब आप अनौपचारिक बात करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके घर तक पहुंचते हैं, उसके साथ टहलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर मन की बात बिल्कुल। तो फिर मैं मॉर्निंग वॉक से जैसे ही वापस आता तो बाकी दिनचर्या जो भी होती सुबह की वो निपटा करके फिर नाश्ता करके मैं सुबह 8:30 बजे तक फील्ड में निकल जाता। तो दिन भर जो है 2 तरीके का मेरा रहा इस पूरे सफ़र के दौरान कि भाई ऑर्गेनाइज्ड मीटिंगें भी संस्थाओं ने करवाई, लोगों ने करवाई, जो भी मेरे फेसबुक मित्र थे या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मित्र थे। और कुछ जो है जैसे मैं, क्योंकि गाँव में जब घुसता था तो जो अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंगें थी, जिस भी गाँव में घुसता जहाँ कहीं पर भी 3-4 व्यक्ति बैठे दिखाई देते, जो ताश खेलने वाले नहीं, ताश खेलने वालों से इतर जो भी बैठे दिखाई देते, तो उनसे मैं कहता कि भाई मुझे कुछ बातचीत करनी है। तो बंदे पीछे बैग को देख करके उनका रिएक्शन आता, क्या बेचने आए हो? तो मैं कहता ना कुछ बेचने आया, ना कुछ मैं आपसे मांगने आया, सिर्फ चर्चा करने आया हूँ कि ये जो हालात हैं, हमारी गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मतलब उन तमाम जो भी मेरे मुद्दे थे, उन मुद्दों पे मैं बात करने आया हूँ। तो उनमें हैरानी एक तरीके से प्रकट करते हैं, और हैरानी भी उस तरीके की जैसे कि नाम गाँव के अंदर कोई हाथी आ गया हो या जेसीबी आ गई हो, या फिर चुनाव के दौरान जैसे नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं उसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। ऐसे ही छोटी बाइक पे एक दुबला पतला सा नौजवान हमारे बीच में कोई बातचीत करने आया है, तो इस आकर्षण के तहत जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो संख्या 60, 70, 80 तक भी जो है रही, और वो मीटिंगें मैंने इस दौरान की हैं। तो दिनचर्या यही रहती है कि मैं सुबह निकलता और उसके बाद जो है दिन भर 8:30 बजे निकलते और फिर रात को कितने बजे तक? 8, 8:30 बजे तक मैं जो है लगातार जो है सफ़र करता, और कहीं कहीं पर तो जो है रात को 9:30, 10 भी अक्सर बजे हैं। तो ये मतलब रहता। आप यहाँ से चले जी, तो क्या ये आमतौर पे क्या होता है कि जब ऐसी यात्राएं लोग करते हैं तो प्री प्लान्ड होती हैं, मतलब उसको कोई फाइनेंस करता है, आपके पेट्रोल का, आपका खर्चा फाइनेंस करता है, आगे आपकी मीटिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप आगे चलता, पायलट चलते हैं आगे, और वो आपके ठहरने का, आपकी बातचीत का, वो सारी चीज़ें तय करते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे। आपका कैसा रहा? नहीं, मेरा कुछ भी तय नहीं था। जैसे ही मैं निकला हूँ तो मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, चल उड़ नील गगन में, मुसाफिर चल उड़ नील गगन में। तो लोगों ने पूछा कहाँ, तो मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, बस मैं चला जाऊंगा जहाँ जहाँ तक पहुँचा जाएगा। मतलब जब लोग पूछते थे तो मैं कहता था कि मेरा जहाँ तक शरीर स्वास्थ्य जो है मेरा सहयोग करेगा, और मेरी बाइक जहाँ तक सहयोग करेगी मैं वहाँ तक चला। मतलब मेरा तय जो है शाम कहाँ रुकना है, अगले दिन का खर्चा कहाँ से आएगा, वो कुछ भी तय नहीं था, क्योंकि जो भी मिनिमम सेविंग्स थी उसी को लेकर के मैं निकल पड़ा। मतलब जो भी मेरे पास संसाधन थे, बस वो जो अंदर बेचैनी थी भाई घर में बंद रह करके, क्योंकि आए दिन सुनते थे फलाने को कोरोना हो गया, पड़ोस में यहाँ पे भी कोरोना आ गया, वहाँ पे भी आ गया, तो मैं घर के अंदर रह करके उस कोरोना से नहीं मरना चाहता था, बस इतना सा मन में था। तो इसलिए जो है निकल पड़ा, और निकल करके भी जहाँ तक पहुँचा गया वो फिर 12 राज्य इस दौरान हो गए। तो ऐसा कुछ तय नहीं था कहाँ जाना है, तो इसीलिए फिर जो है रास्ते में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किए। अभी पैसा भी हो सकता है कम पड़ेगा, तो फिर मैंने 2 ढाबों पे जी, क्योंकि मैं यूपी के दौरान घरों में की बजाय जो है ढाबों पे रुक रहा था, तो ढाबे वाले से पूछा मैंने, चौधरी का ढाबा था वो, चौधरी वकील का ढाबा, उससे मैंने पूछा कि जी क्या नाम है, मैं कुछ काम भी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मास्टर जी, क्योंकि परिचय हो चुका था, तो बोला मास्टर जी आप काम करेंगे, काम तो यहाँ पे सब्जी काटने का, खाना सर्व करने का ही है, आप मास्टर होके ऐसा कैसे कर सकते? तो मैंने कहा कि मैं अपनी यात्रा को जारी रख सकूं, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूं। तो फिर जो है उसने आनाकानी के बाद जो है मेरे को काम दिया। काम के बाद जो है 150 रुपये बनते थे, 250 उन्होंने मुझे पे किए। 9 बजे से 11:30 बजे तक वो काम किया। अगले दिन फिर जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो मतलब लगातार जो है कुछ भी तय नहीं था, वो सब जो है अचानक से सारी चीज़ें जो है घटित होती चली गई, एक के बाद एक सफ़र आगे बढ़ता चला गया, पैसा जो है जुड़ता चला गया। मतलब मेरी मेहनत से कुछ सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स थे उनकी चिंताएं बनी कि भाई बेरोजगार युवा है, पता नहीं कहाँ से कैसा हो पाएगा, तो वो लोग जो है अकाउंट्स में डालते चले गए। तो ये सफ़र जो है ऐसे बढ़ता चला गया। फिर लोगों की चिंता ये भी बनी कि भाई क्योंकि जितनी दबंगता से ये बोलता है, जितनी मुखरता से बोलता है,
तो कोरोना इसको शायद चोट ना पहुंचाए, परंतु क्योंकि एजुकेशन माफिया या फिर हेल्थ माफिया उनको कहीं खटकेगा तो वो चोट पहुंचा सकते हैं। तो फिर संस्थाओं ने कोशिश की कि भी मैं जागरूक लोगों के साथ रुकना शुरू करूं, तो उसकी व्यवस्था भी फिर अचानक से होनी शुरू हो गई। तो एक के बाद एक चीजें, मतलब कुछ भी तय नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो विजेंद्र, आप रात को रुकते तो कहाँ, मतलब कैसे रुकते, कहाँ रुके आप? पूरी यूपी, क्योंकि मेरे को ये था कि कोरोना है, मेरी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे हो सकता है कोरोना हो जाए, परंतु जब मैं लोगों के घरों में रुकूंगा तो मेरी वजह से किसी को परेशानी हो सकती है। तो पूरा यूपी जो है मैंने ढाबों पे बिताया है। और उसके अलावा जो है, अगर कहीं ढाबे नहीं मिले तो फिर गुरुद्वारा ढूंढा, मस्जिद ढूंढी या मठ ढूंढा, उनमें जो है रातें बिताई हैं। परंतु क्योंकि मैं जब चल रहा था तो फिर मैं दूसरे तीसरे दिन जहाँ मैं ठहरता था वहाँ कॉल करके पूछता था कि भाई मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। जब वो 10 या 11 दिन लगातार मैं चलते रहा और किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, सब कहते नहीं सर हम बिल्कुल फिट हैं, तो मेरा जो है दिल खुलता चला गया। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि जब मैं वाराणसी में था तो भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति BGVS के ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी, उनका कॉल आता है। तो वो चिंता जाहिर करते हैं कि विजेंद्र आप जो है ऐसे सुनसान जगहों पे, ऐसे अलग जगहों पे मत रुकिए, आप समाज के जो जागरूक लोग हैं उनके यहाँ पे मदद लीजिए और उनके पास जो है रुकना शुरू कीजिए। तो क्योंकि मेरा अनुभव हो चुका था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उनकी एडवाइस मुझे अच्छी लगी। और उसके बाद जो है समाज के जो भी जागरूक लोग थे उन्होंने अपने घरों में मुझे ठहराना शुरू कर दिया। और वो भी तय नहीं होता था कि भाई अगले दिन मैं शाम को किसके यहाँ ठहरूंगा। अच्छा। जिसका भी कॉल आता था दोपहर तक मैं उसी तरफ जो है मुंह कर लेता था। तो इसलिए फिर जो है कभी मैं रूट भी नहीं बना पाया कि मेरे को जाना किधर है, क्योंकि यहाँ से तो तय था कि भाई मेरे को जाना है बिहार तक, बिहार और झारखंड में चीजें देखनी है मेरे को कि मजदूर की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है। परंतु जब लोग बुलाते चले गए तो उसके बाद जो है वो दिशा लोगों के ऊपर तय थी कि वो मुझे किस तरह बुलाएंगे। तो लोगों के घरों में जो है मुझे जगह मिली और मैं बहुत उन लोगों का एहसानमंद हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी में जब लोग अपने भाई पे, रिश्तेदार पे विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको नहीं बुला रहे थे, उनके यहाँ नहीं जा रहे थे, तब एक घुमंतु अजनबी उनके बीच में जाता है और वो अपने सीमित संसाधनों में, सीमित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनके यहाँ पे ठहरा हूँ मैं कोई आर्थिक तौर पे ज़्यादा संपन्न नहीं थे, घर जो है उनके कोई बड़े नहीं थे, बहुत छोटे, मतलब कई बार तो मेरा सिर उनकी छतों पे मतलब जो भी दरवाजे थे उनमें बहुत बार लग के चोट लगी है। ऐसे घर, जगहें बहुत छोटी, बट दिलों में दिल बहुत बड़े थे। यही बात है, दिल बहुत बड़े थे। तो इसलिए उन्होंने मुझे जगहें दी और मैं भी बगैर किसी ना नुक्कर के, जब वो मुझे खाना पूछते हैं कि आप क्या खाएंगे, तो मैं कहता जो रूटीन में आप खाते हैं वही मैं जो है खाना आपके साथ खाऊंगा। पर उसके बावजूद भी बेस्ट जो है खाना अपनी तरफ से बेहतर। हाँ, अतिथि देवो भव या इंसानियत का जो जज्बा है जी, वो लोगों के बीच और वो उनके पूछने का रीजन भी ये था कि क्योंकि मैं हरियाणा से गया हूँ और क्योंकि यहाँ नॉन वेज नहीं खाया जाता है, तो इसलिए वो पूछते थे। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता वो खाने के बारे में पूछते भी, क्योंकि वो वैसे भी बेस्ट देने ही वाले थे। बस सिर्फ इतना था कि मैं अगर नॉन वेज नहीं खाता हूँ कहीं नॉन वेज बना दूँ, या फिर नॉन वेज खाता हूँ और वो वेज बना दें और उनको मुझे फील हो कि मैं नॉन वेज नहीं मुझे दिया, तो इसलिए जो है उन्होंने किया। तो विजेंद्र, जैसे आपने बताया कि आप लोगों की, अपने समाज को समझने के लिए गए, लोगों के जनजीवन को देखने के लिए गए, तो क्या देखा आपने? क्योंकि जब मैं निकला था तो दो तरह की चीज़ें मैं करना चाहता था। एक तो मैं चीज़ें सीखना चाहता था, वहाँ का रहन सहन, खान पान और उनकी बुनियादी समस्याएं जी। तो रहन सहन जब मैंने देखा कि मैंने बताया कि भाई हाईवे के नज़दीक जो है चकाचौंध थी, परंतु दूर दराज इलाकों में, चाहे वो बिहार हो चाहे वो यूपी हो, जिस भी मतलब स्टेट की बात करें, तो हालात बहुत दयनीय थे। लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं थे, शरीर पे पूरे कपड़े नहीं थे, बच्चों के पास शिक्षा नहीं थी, बच्चों को जो है वो जो एक माहौल मिलना चाहिए परवरिश का, वो उनके पास नहीं था। महिलाएं जो है, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई शौचालय होना चाहिए, नहाने के लिए एक
प्रॉपर जगह होनी चाहिए, वो तमाम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो भी उनके पास नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस सफ़र के दौरान देखने को मिली। मतलब आपने इंडिया और भारत का जो गैप है, उसके अंदर जो खाई है, उस खाई को देखा, वो नज़दीक से देखा कि ये भारत है और ये इंडिया है। और ये जो इस समय पे बड़े जोर शोर से नारे चल रहे हैं कि घर घर शौचालय और स्वच्छता, मतलब वो सिर्फ शहरों तक और बहुत ऊपरी जो जगह है वहाँ तक सीमित है। जब लोगों के बिल्कुल इंटीरियर तक जाते हैं तो वो चीज़ें कहीं दिखाई नहीं देती। मैं बहुत दूर दराज इलाकों में जब गया तो मैं किसी गांव में घुसने वाला था, तो बाहर मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, खुले में शौच मुक्त गांव। मैं खुश हुआ कि यार देखिए, घर बेसिक से छोटे दिखाई दे रहे हैं परंतु लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे खुले में शौच मुक्त गाँव। परंतु वो खुशी मेरी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही मैं गाँव के अंदर घुसा हूँ, लोग, क्योंकि आमतौर पर इंडिया के अंदर ये है कि भाई कोई नया आता है तो लोगों को लगता है कुछ देने आया होगा, वो भी जब ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हों तो उन्होंने मेरे को खींचना शुरू किया कि हमारे चलिए हमारी कैसी हालत है, हमारी देखिए कैसी हालत है। उन्होंने दिखाया कि उनके यहाँ शौचालय है ही नहीं। तो मैंने कहा कि यार वो शौचालय गया कहाँ जो बोर्ड पे लगा हुआ है? इसका मतलब बोर्ड पे लिखा है तो इसका मतलब वो बना है, बट वो बना कागज में है या सिर्फ जो है कहीं और बना है, और बना है तो फिर उसका पैसा भी किसी ने लिया होगा। तो ये जो गड़बड़ियां हैं वो देखने को मिली। और क्योंकि मैंने बताया कि भाई महिलाएं जो है खुले में नहाने को मजबूर, खुले तालाबों में, रोड साइड किनारों पे ही। आज जब हम बहुत सारे पर्दों की बात करते हैं, बहुत सारी हम बात करते हैं कि भाई टीवी पे कम कपड़ों में महिलाएं दिखाई जा रही हैं, तो वो पैमाना वहाँ पर तो जाकर के वैसे ही मिट गया। अगर भाई महिलाएं खुले में आप नहा रही हैं, वो शौकिया तौर पे नहीं, वो दिखाने उनकी मजबूरी है, मजबूरी है। एक चीज़ जो आपने कही थी कि शुरुआत में आपने बात की थी कि जो युवा लड़कियां हैं उनकी हालत क्या है और वो क्या कारण है कि वहाँ के लोग अपनी बच्चियों को इतनी दूर हरियाणा जैसे राज्य में यहाँ जो शादियाँ होती हैं, शादियाँ कहें तो एक अलग चीज़ है। यहाँ जो कहा जाता है कि खरीद के लाई हुई औरतें, वो जो खरीद, मतलब कैसे माँ बाप अपनी बच्चियों को बेचने को मजबूर हैं, और ऐसी जगह जहाँ की भाषा नहीं जानते, जहाँ के रहन सहन के बारे में कुछ नहीं पता, जिन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो क्या टीस है, क्या मजबूरी है, क्या रीज़न है और उसकी हालात क्या है, वो जानना चाहेंगे आपसे ज़रूर। जी, असल में जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो उसके साथ 2-3 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। एक तो चीज़ जुड़ जाती है वहाँ पे शिक्षा का स्तर, दूसरा जुड़ जाता है आर्थिक पक्ष, रोजगार। क्योंकि शिक्षा जो है बहुत निचले लेवल पे है वहाँ पे, और साथ में जो है क्योंकि लड़कियाँ हैं तो वो उनके लिए तो और दुर्गामी चीज़ बन जाती है। उसके साथ में जो मैंने बात बताई है कि भाई आर्थिक पक्ष, क्योंकि आर्थिक पक्ष जो है बहुत कमज़ोर है, बहुत आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर वो लोग हैं। मतलब सुबह खा लिया तो शाम का मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये जो है सोच पाना ही मुश्किल है। और क्योंकि उन्हीं राज्यों में से खबरें छन के आती हैं कि भाई भात भात चिल्लाती हुई लड़की जो है गुजर गई है। जब ऐसी चीजें वहां पे परिदृश्य में हैं तो निश्चित तौर पे परिवार के तमाम सदस्यों का पेट पालना उनके लिए बहुत मुश्किल चीज है। तो फिर नजर उनको क्या आता है कि इन बच्चियों को जो है अच्छा परवरिश, अच्छा जो है खान पान भी मिल जाएगा और अच्छी हमारे पूरे बाकी परिवार को जो है मदद हो जाएगी। तो वो उन परिवार में से अपनी बच्चियों को, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, इन इलाकों में एक तरीके से शादी के नाम पे 50,000 लाख रुपए में वो बेचने को मजबूर हैं। परंतु उसकी बैकग्राउंड वही है, शिक्षा का लेवल बहुत कम है और आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर है। इस वजह से वो मजबूरी है। परंतु क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अच्छा करने चलो तो निश्चित तौर पे उसमें भी कुछ लोग जो है अपना फायदा ढूंढ लेते हैं। अब चले ये करने थे कि भाई उन बच्चियों को इतनी दूर आकर के सरवाइव ना करना पड़े, परेशानियां ना झेलनी पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे भी जानते हैं कि जो वहां से खरीद के लाई गई है उनके साथ क्या हाल होता है, कैसा व्यवहार यहाँ पे होता है। तो कुछ लोगों के दबाव में, चाहे वो संस्थाएं थी चाहे वो जागरूक लोग थे, जिनके भी दबाव में इस पे एक रोक लगनी शुरू हुई वहां पे। तो मैंने नजदीक से फिर वो चीजें समझने की कोशिश की। मैं खुश हुआ कि यस, ये तो कुछ एक अच्छी पहल है। परंतु जब परिवारों से मिला, जिनके परिवारों से यहाँ बच्चियां भेजी जाती थी, उन परिवारों से मिला तो उन परिवारों ने कहानी दूसरी बताई। पहला जो पैसा था वो डायरेक्ट उस परिवार को 50,000 या लाख जितना भी मिलता था वो सीधी मदद एक तरीके से परिवार को हो जाते थे। परंतु भेजनी तो अभी भी है,
परंतु अब जो है वो शादी के नाम पे नहीं बेचते, चाचे के, बुआ के, मामा के यहाँ पढ़ाने के नाम पे बेचते हैं, यानी कि गांव से निकालते हैं, क्योंकि पंचायतों ने रोक लगा रखे है कि वो बाहर नहीं बेच सकते। अच्छा। और फिर जो है रोक लगाने का मतलब ये है, अब जो पहले जो सीधा पैसा उनके पास जाता था, अब कुछ हिस्सा पंचायत के पास, कुछ हिस्सा पुलिस के पास, कुछ बीच में दलाल के पास, यानी कि जो पैसा सीधा मिलना था अब वो कुछ हिस्सों में बट करके तब उनको थोड़ी सी संख्या उनके पास मिल पाती, यानी कि उसमें भी शोषण होना शुरू, मतलब इसमें भी बिचौलिए पैदा हो गए हैं। और बदस्तूर जो है वो लड़कियां अभी भी यहाँ पे शादी के नाम पे भेजी जा रही हैं। इसमें जो एक चीज तो बताइए आपने, आर्थिक जो पक्ष है, जी। क्या आप अपने अनुभव से इसमें कोई सामाजिक संरचना के बारे में भी बता पाएंगे कि वो किन तबकों से हैं वो लड़कियां? सामाजिक, अगर मैं जाति की बात करूं तो देखो कि वहाँ जो बिहार की मैं बात करूं तो महादलित जो परिवार हैं उनके पास शमशान घाट तक भी नहीं है। इससे कमजोरी को हम समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि जब शमशान घाट नहीं है तो वो मुर्दा भी नहीं जला पाते हैं। मतलब आपका जीना तो मुश्किल है ही, मरने के बाद भी आप सुकून से, मतलब मैंने लाशों को 20-25 किलोमीटर उठा के जाते हुए देखा। मैंने कहा यार इतनी दूर कैसे? बोला जी हमारे यहाँ जमीन नहीं है, शमशान हमारे लिए नहीं है, तो हम जो है जो ऊपर कास्ट है उनके शमशान में नहीं जला सकते, इसलिए शहर ले जा करके वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कभी से ऐसा करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी से नहीं करते, पहले हम नदियों में प्रवाहित कर देते थे, परंतु जब से आधार कार्ड आया है तब से जो है उस इंसान के चिन्हित हो जाता कि ये किन्होंने डाला है नदी के अंदर, तो फिर पुलिस आके हमें प्रताड़ित करती है, तो इसलिए लेके जाना पड़ता है। तो जब लाश को भी उठा करके उन्हें इतना घूमना पड़ता है तो हम समझ सकते हैं कि बाकी जो परिवार है उनके पास कैसी हालात, मतलब खाने के तक के लाले कितने बुरे होते होंगे। तो जो सामाजिक जो बात की है आपने, तो वो ज़्यादातर जो दलित हैं, महादलित परिवार हैं, उनके साथ ऐसा है जो भूमिहीन एक तरीके से हैं। तो वो चाहे फिर इलाके की भी बात आएगी इसमें, इलाके भी फिर चाहे वो बिहार का इलाका हो, चाहे वो झारखंड का इलाका हो, उड़ीसा का कुछ इलाका, बिल्कुल जो पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा इलाका। खास तौर पे जानने का जो विजेंद्र से ये हमने सवाल किया, इसका मकसद यही था कि हमारे यहाँ पे जो जातिवाद है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग ये करते हैं कि शादियाँ अपने बराबर की जाति में होना चाहिए, अपने से तथाकथित जो नीची हैं, वैसे तो नीचा कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमारे समाज ने जो बनाया है, जो कहा जाता है कि अपने से नीचे में आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब आप वहाँ से खरीद के लाते हैं तो फिर आप जात पात कुछ नहीं देखते, तब मजबूरी कहते हैं, घर बस जाएगा जी। लेकिन जब वो लड़की आती है आपका घर बसाने के लिए, तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, एक बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। और हम सब लोग इसको देखते हैं कहीं ना कहीं, हाँ नज़रें फेर लेते हैं, झुका लेते हैं, तो वो अलग चीज़ है। इस यात्रा का सबसे अच्छा पक्ष, सबसे बुरा पक्ष, क्या अनुभव रहा? सबसे अच्छा पक्ष तो देखिए यही रहा कि लोगों ने घुमंतु इंसान को अपने दिलों में जगह दी, दिल खोल करके मुझे जो है मेरा स्वागत किया, मेरी बात सुनी, अपने घरों में रखा, लोग जो है लगातार मदद करते चले गए। मतलब मदद का जो था हालात वो नहीं थे, परंतु क्योंकि देश जो है वसुदैव कुटुंबकम की नीति पे चलता है, तो इसलिए उन्होंने आदर सम्मान वो तमाम चीज़ें दी उस विपरीत माहौल में भी। और हालांकि बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो भाईचारा है, ये जो आपस का प्यार है, इसको किसी तरह से विखंडित किया जाए और लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा किया जाए। ये राजनीति बहुत गहरे से चल रही है, लेकिन फिर भी लोग एक हैं, ये जी बहुत बढ़िया। तो सुखद पक्ष यही था, क्योंकि मैंने बताया कि भी मैं गुरुद्वारे में भी रुका हूँ, मैं मस्जिद में भी रुका हूँ और मैं मठ के अंदर भी रुका हूँ। तो मतलब उन्होंने बगैर मेरे चिन्हित देखे में मैं किस जाति से हूँ, किस धर्म से हूँ, उन्होंने जगह दी। इसी तरीके से घरों में भी बगैर उन्होंने जातीय सामाजिक जो है मेरे दायरे देखे हुए मुझे अपने जगह पे दी। ये सुखद है। अगर तमाम घृणित आडंबर और सारी चीजें करने के बावजूद भी अभी भी वो ताना बाना बचा हुआ है। तो कोई कटु अनुभव भी रहा?
कटु अनुभव क्योंकि पूरी यात्रा जो है मेरी क्योंकि मैं बहुत खुश था कि मैं अपना मनपसंद काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें छोटी मोटी आई तो उन्हें इग्नोर करता चला गया। परंतु जैसे ही हरियाणा में आया मैं, और किसी साथी ने एक मीटिंग के लिए सूचना दी कि भाई विजेंद्र इस तरीके से यात्रा करके आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो उनसे हम अनुभव सुनेंगे। तो जब वो सूचना उन्होंने दी तो वो कुछ जो है सत्ता पक्ष के लोगों तक भी सूचना पहुंची, और मेरे पहुंचने से पहले ही रोड के ऊपर वो मेरे को वहाँ पे खड़े दिखाई दिए। और जैसे ही मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि आप यहाँ से भाग जाइए। मतलब वो यहाँ तक ही नहीं रुके, वो उससे आगे भी विरोध करना उन्होंने जारी रखा, बिना ये जाने कि आपकी अनुभव क्या है, आपका मकसद क्या है, बिना ये जाने सिर्फ उन्होंने इस पे ये देखा कि मैंने मेरे जो उद्देश्य थे उनमें लिखा हुआ है किसान बचाओ खेती बचाओ, और जो 3 अध्यादेश को लेकर के हरियाणा पंजाब का किसान लगातार विरोध कर रहा है, तो उन्होंने उस चीज से उसको रिलेट कर लिया। बाकी चीजों को वो तमाम भूल गए कि भाई क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, बस उन्होंने इसी में अपना विरोध यानी कि सत्ता का विरोध जो है समझा, और इसी को लेकर के उन्होंने लगातार जो है हंगामा करना शुरू किया। और हंगामा भी इतना कि वो लाठियां लेकर के मारने तक दौड़े। परंतु क्योंकि वो रोड पे ही ये सारी चीजें कर रहे थे, तो वहां बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हो गए, और उन्होंने जो है उन्हें रोका कि भाई एक युवा जिसने ऐसे विपरीत माहौल में एक प्रयास किया है, कोशिश की है, उसको तुम इस तरीके से कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो रोड जो है हाईवे है, तो लोग जो है दूसरे गांवों से जा रहे थे वो भी रुक गए। तो उस कुछ पल में ही मतलब कटु अनुभव के साथ साथ एक सुखद अनुभव भी हो गया। जो मैंने बात 5-7 लोगों में करनी थी, वही लोग जो है वही बात जो है सैकड़ों में चली गई, और वो एक से आगे कितनों में गई होगी पता नहीं। बहुत बड़ी एक मतलब जो है उन लोगों ने विरोध में भी मेरे लिए अच्छा किया कि ये जो है मेरी बात दूर तक पहुंच गई। और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें भाई, चाहे वो मिलावटी तेल की वजह से इंजन सीज होने की बात है, या फिर जो है एक जगह पे मैं मीटिंग कर रहा था यूपी के अंदर, तो एक बाबा के जो अनुयायी हैं उत्साहित होकर के जब देखा कि भाई एक युवा के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने बगैर मेरे से पूछे जो है उनसे आकर के अपनी बात कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यार कम से कम जो पहले बात कर रहा है उससे परमिशन मेरी तो पूरी हो जाए। हाँ, परमिशन तो लेते ही हैं, पूछते हैं कि हम भी 2 मिनट बात कर लें क्या। परंतु क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में थे और ताकत अक्सर जो है सिर चढ़ के बोलती है, तो उनके साथ भी वैसा ही था, तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। परंतु जनता जो सामने बैठी थी तब तक उनको इतना समझ में आ गया था कि ये जो है हमारे मुद्दे जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात है वो बड़ी है, ना कि बाबा वाली बात बड़ी है। तो उन्होंने उनका विरोध किया, पब्लिक ने बाबा के अनुयायियों का विरोध किया कि भाई ये भाई बहुत बढ़िया बात कर रहा है, तुम्हारी गौ वाली और बाकी जो बातें हैं वो हमें पता है और हमारे को वो खाने को नहीं देंगी, इसलिए आप चले जाओ। तो जाते जाते वो मुझे धमकी देते चले गए कि हम आपको देख लेंगे, हालांकि वो कहीं मिले नहीं, वो एक अलग पक्ष है। तो ये छोटे छोटे कुछ हैं, उनको मैंने इग्नोर किया। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसने आपको ताकत भी दी होगी, अच्छा भी लगा होगा कि ये देखो ऐसे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। ऐसे जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि भाई जैसे मेरी बाइक पे मैंने कुछ नहीं लिखवा रखा था, कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ। यूपी में मथुरा में जब चेकिंग हो रही थी तो पुलिस वाले मिले, उन्होंने चेकिंग के बाद पूछा कि भाई इतनी छोटी सी बाइक पे इतनी दूर क्या कर रहे हो, तो मैंने रीजन बताया। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लिखवाते क्यों नहीं, तो मैंने कहा कि जो जमा पूंजी है वो शॉर्ट है और उसी में अपना मैं काम करना चाहता हूँ। तो पुलिस वालों ने अपने ही पैसे से उस पूरी बाइक के ऊपर जो भी मेरे स्लोगन थे वो तमाम स्लोगन जो है लिखवाए। कितना अच्छा लगा, मतलब जो एक छवि थी पुलिस वालों के प्रति वो बदली। दूसरी जो चीज है कि इंजन सीज हो गया, मैंने बताया। तो हीरो होंडा की जो एजेंसी है आगरा के अंदर, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। साथ में जो है एरिया मैनेजर का नंबर दिया कि भाई पवन शर्मा जी का, कि भाई आप इनसे बात कीजिए। और उन्होंने कहा कि भाई जो है कहीं पे भी आपकी यूपी में बाइक खराब होगी तो नज़दीक की एजेंसी आके ठीक करके जाएगी। इसके साथ साथ जो है जो तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, कि भाई चाहे वो BGVS के ऑल इंडिया सेक्रेटरी, मतलब कहने को इतने बड़े सेक्रेटरी हैं जिसको पूरा देश की संगठन की जिम्मेवारी संभालनी है, परंतु डेली फोन करके पूछना कि स्वास्थ्य ठीक है, रहने की व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई, दिन भर में क्या खाया। मतलब दिल को जो है एकदम से लगती थी यार कहाँ वो बैठा हुआ इंसान और कहाँ मैं, और आकर के मुझे मतलब फोन पे लगातार इस तरीके की चीजें पूछ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है डेली एक तरीके का उत्साह पैदा करती थी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया से जिस तरीके से लोग
दिख रहे थे, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो जो भी लोग, मतलब अलग अलग समाज के तबके के लोग, वो कोई भगत सिंह से कंपेयर कर रहा, कोई जो है क्रांतिकारी कर रहा, मतलब वो एक तरीके से हौसला देने का काम, हौसला देने का काम जो है। मतलब जहाँ कांटे आपको मिलते हैं वहाँ फूल भी मिलते हैं, खुशबू भी मिलती हैं, और यही वो लोग हैं, यही हमारी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप हरियाणा से गए और बहुत सारे लोग उन्हीं राज्यों से जिनकी आपने अभी यात्रा की, वो छत्तीसगढ़ है, वो यूपी है, वो बिहार है, वहाँ से लोग आते हैं मजदूरी के लिए, तो बहुत सारे अनुभव हैं उनके यहाँ रहते हुए। तो हरियाणा के लोगों की क्या छवि है उनके मन में, कैसी क्या वो कहते हैं? देखिए, जो छवि है और जो वहाँ जाकर के लोगों को बताते हैं, वो उन्होंने मेरे को सामने एक्सप्रेस किए अपने पूरे जो भी अनुभव हैं। एक तो उन्होंने हमारे हरियाणा को कंपैरिजन जो है लंदन और पेरिस जैसे बड़े शहरों से किया, हालांकि उन्होंने नहीं देखा, परंतु मीडिया और सोशल मीडिया इन प्लेटफॉर्म पे देखा उन्होंने। तो उन्होंने यार, क्योंकि वहाँ पे संसाधन बहुत सीमित हैं, बहुत छोटे हैं, परंतु यहाँ जो है वही संसाधन बड़े उनको दिखाई देते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लंदन पेरिस जैसी जगह है। तो इस आर्थिक पक्ष को इसमें डिफाइन होता है। दूसरा, यहाँ के लोगों को लेकर के दबंगता जो उनकी बातचीत थी उसमें नज़र आती है कि वो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोग दबंग हैं। वो दबंगता में जो है भूल जाते हैं कि भाई हमारा काम करवा करके पैसा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अक्सर हमारा पैसा जो है बहुत सारे लोगों में फंस भी जाता है। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि दयालु टाइप के लोग भी हैं, अगर हमारी मेहनत जितनी बनती है उससे ज़्यादा भी लोग देते हैं। जहाँ तक जो है एक जो उन्होंने दर्ज करवाई चीज़, अगर हमारे को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, साधनों में बैठते हैं तो वहाँ पे भी कोशिश की जाती है सबसे कोने वाली सीट हमारे को मिले, सबसे सीट ना भी मिले तो भी काम चल जाएगा। मतलब वो जो है उन्होंने चिन्हित करना या फिर दर्ज करवाना नहीं भूले। अगर हम प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार कम से कम ना किया जाए, क्योंकि जहाँ पैसा है, जहाँ मान सम्मान है, वहाँ इंसानों का मान सम्मान, यानी कि जो कमज़ोर तबका है उनका भी मान सम्मान करना आना चाहिए। उन्होंने ज़रूर साथ में दर्ज करवाया जी। तो अपने प्रोग्राम को अब समापन की ओर लेके चलते हैं, और एक तो छोटी छोटी चीज़ें कि ये लंबी यात्रा की आपने क्या सीखा, लेसन क्या मिला? लेसन एक तो यही मिला कि जो कोई भी मैं जैसे निकला हूँ, ऐसे ही इस देश के अंदर बहुत सारी लोगों के दिमागों में भ्रांतियाँ हैं कि भाई निकलेंगे तो फलां जगह पे नक्सली हैं, फलां जगह माओवादी हैं, फलां जगह आतंकवादी हैं, फलां जगह पे गुंडा तत्व है, मतलब डाकू वो रहते हैं। वो दिमाग में से निकाल करके आप जब निकलेंगे तो निश्चित तौर पे जो है इस देश के अंदर इनके अलावा दिल खोल करके आपका स्वागत करने वाले भी लोग हैं। बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। तो इसलिए जो आजकल FM पे भी चल रहा है, विविध भारती पे कहा जा रहा है कि इस विदेश को तो जानने की कोशिश करते हैं, परंतु पहले इस देश को जानने की कोशिश करें। तो तमाम भ्रांतियां निकाल करके इस देश में आप निकल जाइए, और हिल एरिया को तो देखते ही आप, परंतु दूर दराज के गाँवों में भी जाइए, आपको उतना ही प्यार मिलेगा। मुझे ये सीखने को सबसे ज़्यादा मिला कि लोग जो है दूर दराज के गाँव के लोगों के अंदर आज भी जो है लोगों के प्रति प्यार प्रेम जो है बचा हुआ है, और वो दिल खोल के आपका स्वागत करते हैं। अंतिम सवाल कि आगे क्या? आगे निश्चित तौर पे यह सवाल लगातार आ रहा है, आगे क्या। जब मैं समापन, पहली बात तो मुझे पूरी यात्रा, पूरे देश की यात्रा ये कंप्लीट करनी थी एक ही चरण में। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कहाँ तक जाना है, पहले तो ये था, परंतु जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया तो मुझे मन में उत्सुकता पैदा होती गई, और फिर लगा कि मैं पूरे देश में भी चला जाऊँ। परंतु पीछे से लोगों ने जो है एक उलाहना ताना दिया, अगर हमें आप भूल गए, हमें आप लेके नहीं गए। तो मैंने कहा कि मैं पहले टोकता तो आप लोग कहते मम्मी नहीं मना कर रही है, पत्नी मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, आर्थिक संसाधन जो है कम है, कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो इससे मेरी भी यात्रा डिले हो जाती। तो फिर उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, अब गुंजाइश क्या है। तो मैंने कहा कि अब गुंजाइश ये है कि भाई हम फर्स्ट स्टेज में इसको कंप्लीट करते हैं, फिर
दूसरी तीसरी स्टेज में आगे की यात्राएं करेंगे। तो जो आपका सवाल है कि आगे क्या, तो एक तो यही कि भाई सेकंड स्टेज में साउथ की यात्रा बचती है, वो उसके लिए अभी तक 21 लोगों के नाम आए हैं, तो तब यात्रा की जाएगी। अब अकेले नहीं जाएंगे, लोगों के साथ जाएंगे। अच्छा, कारवां जो है लगातार जुड़ता जा रहा है। तीसरी यात्रा जो है नॉर्थ ईस्ट की, वो एक है, उसके लिए 12 लोगों ने नाम दिया है। और एक चौथी यात्रा जो है वो उसमें 4 बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी तरह से बाइक पे नहीं जाएंगे, उम्र का तकाजा है, शरीर की जो भी परिस्थितियां हैं उसकी वजह से नहीं जा पाएंगे, परंतु कार में जाएंगे और आपकी जो एनर्जी है, आपका जोश है, लोगों से जुड़ जाने का जो तरीका है वो हमें पसंद आया, इसलिए हम आपको हमारे साथ रहना होगा। तो एक यात्रा वो बनती है। इसी के साथ साथ नए नए सुझाव आ रहे हैं कि भाई कहना मैं आपको, क्योंकि बुलावा भी आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, सोशल मीडिया क्योंकि दूरियां बहुत कम कर देता है, तो वो भी बुलावा रहा, परंतु अभी मैं उस तरफ नहीं सोच रहा हूँ। हालांकि वीजा के लिए पासपोर्ट के लिए जल्द जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ये तो हुई यात्राओं की बात, परंतु मुद्दे क्या क्या होंगे? मुद्दे जो है, जैसे पहले मेरे जो मुद्दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मैंने चिन्हित किए थे कि भाई नो सुसाइड, फाइट फॉर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है परंतु कीमती भी उतनी ही है, इसलिए ज़िंदगी के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जिसको आज सरकारें बेचने का एक फार्मूला बना चुकी हैं, जरिया बना चुकी हैं, तब मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ज़रूरत हैं, कोई बाजार की वस्तु नहीं है, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य हो गुणवत्तापरक और सिर्फ सरकारी। तीसरा जो है, हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम, ये तभी होगा जब सरकारी जो महकमे हैं उन्हें बेचना बंद किया जाए, लोन की प्रक्रिया को आसान किया जाए, मनरेगा जैसे कानून को सही तरीके से लागू किया जाए। और इसके अलावा पर्यावरण बचाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ, ये सारे मुद्दे जो है साथ के साथ उसमें जुड़ते रहेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पे जो है लगातार यात्राओं के माध्यम से भी, और उसके अलावा जो है लोगों को लामबंद कर करके भी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आसपास का जो भी इलाका है जहाँ मैं रह रहा हूँ, एक प्रयास रहेगा कि लगातार जो है लोगों को संगठित करके आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। तो आगे का ये सही कुछ सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये युवा हमारे साथ विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 73 दिन तक हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की, 12 राज्य कवर किए और हज़ारों लोगों से बात की, अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग इलाके के लोग, अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड के लोग, और लब्बो-लुबाब यही, ये देश बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और इस देश में अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप, इतना ज़्यादा खाई हमारे बीच में है, अमीरी और गरीबी की, जातियों की, धर्म की, उसको पाटने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है, ताकि हम सब मिलकर इस देश को, इस समाज को एक बेहतर देश, बेहतर समाज बना पाएँ और सबको साथ लेकर आगे बढ़ पाएँ। विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, और तमाम सारी दुनिया देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जो है इसी तरीके से जुड़े रहेंगे सारी दुनिया के साथ भी, और इसी तरीके से अपना प्यार और प्रेम जो है मेरे ऊपर बनाए रखेंगे।